मैं एरोनोवा में सामान्य प्रकार के विभाग जो विभिन्न कार्यों का समन्वय करता है में काम करता हूँ। मैं हमारे महत्वपूर्ण कार्यों और स्ट्रेटोस्फीयर के लिए आवश्यक उपकरणों की विस्तृत रूपरेखा सावधानीपूर्वक तैयार करता हूँ। पहले मैं एयरशिप्स और स्ट्रेटोस्फेरिक तकनीक से जुड़ा था, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में कुछ शब्द कहूँगा। और अब मैं थोड़ी देर ठहर कर यह बताना चाहूँगा कि मानवता ने इन ऊंचाइयों को अपनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से आरंभ की और किस सोच विचार के साथ इन ऊंचाइयों को अपनाना शुरू किया। पिछली सदी की शुरुआत में जब दुनिया में नए आविष्कार और खोजें हो रही थीं, उस समय लोगों के मन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की बड़ी ललक थी जहां तक इंसान पहले कभी नहीं पहुंचा था। इस दौरान कई तरह की रिकॉर्ड तोड़, अद्वितीय और ऐतिहासिक उड़ानें हवाई जहाज़ों और गुब्बारों पर की गईं जो नई ऊंचाइयों तक पहुंची। कई प्रयास हुए जिनमें से बहुत से असफल रहे, कुछ तो दुखद रूप से समाप्त हुए, लेकिन फिर भी मानवता की इच्छा अद्भुत रूप से वास्तव में अत्यंत ही प्रबल थी। आखिरकार इन प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि इंसान वायुमंडल की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में गया। शुरुआती कदमों में ये यंत्र कहा जा सकता है कि एरोस्टैटिक ही थे। सबसे तेजी से लोग समताप मंडल की ऊंचाई तक पहुंचे और इस क्षेत्र के अग्रदूतों में से एक थे ऑगस्ट पिकार, जिन्होंने 1931 में दुनिया का पहला स्ट्रेटोस्टैट बनाया। सोवियत संघ ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। उसने एक रिकॉर्ड बनाने वाला स्ट्रेटोस्टैट बनाया जो 1933 में एसएसएसआर एक नाम से ऊपर गया। युद्ध के बाद के वर्षों में जब दुनिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे, पॉलीथिलीन की खोलें बनाई जाने लगी। कई देशों ने बड़े एरोस्टैट्स के निर्माण की तकनीक में गहन विशेषज्ञता और महारत हासिल कर ली और यह एक विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। अगर यूं कहें तो जब पहले उपग्रह आए ही थे, तब तक स्ट्रेटोस्टैट्स पहले से ही आकाश में उड़ान भर रहे थे, पृथ्वी के चारों ओर उड़ रहे थे, सोवियत संघ के ऊपर उड़ रहे थे और बड़ी संख्या में छोड़े जा रहे थे। इनके लिए अंतरिक्ष के अध्ययन और पृथ्वी के अध्ययन से जुड़ी कई वैज्ञानिक समस्याएं हल करने का काम मिला। इनमें से कुछ गुब्बारे सोवियत संघ की धरती पर उतरते थे। मैंने उस व्यक्ति से सुना और बातचीत की जो TSAGI के 5वें विभाग में काम करते हुए जब यह गुब्बारा और यह कैमरा लाया गया था तो उन्हें यह पता लगाने के लिए दिया गया कि आखिर यह क्या है। आखिरकार हमारे देशी स्ट्रेटोस्टैट्स बनाने का फैसला लिया गया। डोल्गोप्रुदनेस्की ऑटोमेशन डिजाइन ब्यूरो की स्थापना की गई। इन ऊंचाइयों पर उड़ान भरना पूरी तरह से सीख लिया गया। पायलट के साथ भी अक्सर और कई बार उड़ानें की गईं। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए उदाहरण के तौर पर स्पेस सूट्स का इस्तेमाल किया गया। इन ऊंचाइयों से पैराशूट जंप भी किए गए। सोवियत संघ में वेगा 1 और वेगा 2 यान अंतरिक्ष मिशन के तहत लॉन्च किए गए। 1985 में उन्होंने विशेष एरोस्टैट्स को उतारा और ये एरोस्टैट्स वातावरण में कई दिनों तक लगातार तैरते रहे। 2 एरोस्टैटिक जांचों ने बारी बारी से शुरुआत की, पहले वेगा 1 फिर वेगा 2। उन्होंने 3 दिन तक काम किया और शुक्र ग्रह के चारों ओर उड़ान भरी। एक और परियोजना थी जिसमें एरोस्टैट्स को मंगल ग्रह पर तैराने की योजना थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ऐसी एक परियोजना रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से चलाई जा रही थी। यहाँ तक कि ऐसा एक स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारा या कहें एरोस्टैट भी बनाया गया था। यह स्ट्रेटोस्फीयर के करीब ऊंचाई पर तैरता था। दरअसल आज भी और अब भी अन्य ग्रहों पर जैसे कि मंगल, बृहस्पति, शनि और विशेष रूप से खासकर टाइटन पर वायुमंडलीय उड़ानों में लोगों की गहरी, विशेष और अत्यधिक रुचि तथा उत्सुकता आज भी बनी हुई है। मैं भी इस विषय पर काम कर चुका हूँ। यह मेरी वैज्ञानिक गतिविधि का विषय है और मैंने इसी विषय पर अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किया है। मैंने उदाहरण के लिए कॉस्मिक टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स में एक लेख लिखा है जिसमें मैं बताता हूं कि शुक्र ग्रह के लिए किस तरह के अनोखे यान सिद्धांत रूप में प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिनमें 1, 2 या 5, 6 आवरण होते हैं और ये आवरण उस द्रव से भरे होते हैं जो भाप में बदल जाता है। इन ग्रहों का अध्ययन, ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन और उनमें एरोस्टैट्स के जरिए तैरना, ये सब अभी बाकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन यानों, खासकर एरोस्टैटिक यानों के पीछे ही अंतरिक्ष विज्ञान का भविष्य है। लेकिन साथ ही निश्चित रूप से ताकि वे दूसरे ग्रहों पर तैर सकें, पहले ज़रूरी है कि वे हमारे यहाँ, हमारे घर में तैर सकें। स्ट्रेटोस्फेरिक विषय वस्तु और स्ट्रेटोस्फेरिक यानों में महारत हासिल करने और दुनिया में अग्रणी बनने के लिए एरोनोवा अब एक कार्यक्रम लागू करने जा रही है।
मैं अभी इस स्ट्रेटोस्फेरिक यानों के विकास कार्यक्रम को तैयार कर रहा हूँ। हम अपने कई सहयोगियों, मेरे सच्चे दोस्तों और मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वास्तव में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने अर्कादी डेडकोव्स्की, बुलाता एमेल बाउमोवा और डेनिस येफ्रेमोव को आमंत्रित किया है। ये सभी अनुभवी विशेषज्ञ जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में व्यावहारिक कार्य कर रहे हैं। डोल्गोप्रोडनेंस्कोय डिज़ाइन ब्यूरो भी इसमें निश्चित रूप से गहरी रुचि दिखा रहा है और उम्मीद करता है कि हम इसमें सफल होंगे। ले लो और इसे खींचना होगा। बस इसे अलग रख दो। हम कंपनी एरोनोवा के साथ मिलकर लगातार लंबे समय तक उड़ान भरने वाले उपकरणों के स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च पर काम कर रहे हैं। तकनीकी लोगों के लिए यह जानना वाकई दिलचस्प है कि किसी चीज़ को कई दर्जन किलोमीटर की ऊंचाई तक कैसे लॉन्च किया जाए और वह स्ट्रेटोस्फेरिक धाराओं में दर्जनों या सैकड़ों घंटे तक कैसे उड़ती रहे। स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे, मेटियोसॉन्ड्स, जो उपयोगी भार और सेंसर स्ट्रेटोस्फेयर में भेजते हैं, व्यापक रूप से जाने जाते हैं। यह वास्तव में कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि यह एक आसान सा कार्य है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लगभग हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी गुब्बारा जरूर देखा होगा। अगर गुब्बारे को छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर की ओर उड़ जाता है और धीरे धीरे आसमान में दूर चला जाता है। इससे भी जटिल काम यह है कि कुछ ऐसा ऊपर भेजा जाए जो वहाँ एक से अधिक सौर दिवस तक बना रहे। मैं समझाता हूँ, अगर आप आवरण को गैस से भरते हैं तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर उठते समय अपने आयतन में धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे गैस का विस्तार होता है और आवरण का आकार बढ़ता जाता है। उठाने वाली गैस हीलियम फैलती है और एक निश्चित बिंदु पर, जिसे निष्पादन की ऊंचाई कहा जाता है, वहाँ वह आवरण का पूरा अधिकतम आयतन पूरी तरह से घेर लेती है और यही वह महत्वपूर्ण क्षण होता है। इसके बाद अगर आवरण खुला है तो नीचे खुले छेद से थोड़ा सा गैस बाहर निकल जाता है और स्ट्रेटोस्टैट उस ऊंचाई पर उड़ता रहता है जिस पर वह पहुंच चुका है। या फिर अगर यह आवरण बंद या लेटेक्स का है तो वह बस फट जाता है, टूट जाता है और उड़ान वहीं समाप्त हो जाती है। अगर आवरण खुला है तो उड़ान रात होने तक जारी रहती है, क्योंकि रात में ठंडी हुई गैस का आयतन कम हो जाता है, उसकी उठाने की शक्ति घट जाती है और यंत्र नीचे गिर जाता है। दरअसल इसलिए 24 घंटे तक के लिए यंत्रों को छोड़ना वाकई में काफ़ी आसान है। इसमें कोई ख़ास कठिनाई नहीं होती। अगर हम अपने सामने कई दिनों की उड़ान का लक्ष्य रखते हैं और ख़ासकर अगर यह दर्जनों दिन, एक महीना या शायद एक साल से भी ज़्यादा हो, तो हर दिन, हर महीने के साथ ये काम और भी ज़्यादा तकनीकी और जटिल होता जाता है। यही वह समस्या है जिसे हमने कुछ साल पहले हल करना शुरू किया था। अगर बात हमारे विषय की करें, यानी लंबे समय तक उड़ान भरने वाले स्ट्रेटोस्टैट्स की, तो यहाँ से असली मुश्किलें शुरू होती हैं, खासकर गैस से जुड़ी समस्याएं। उस आवरण के अलावा जिसमें वह उठाने वाली गैस होती है, लंबे समय तक उड़ान भरने वाले स्ट्रेटोस्टैट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अत्यधिक दबाव वाला बैलून। अत्यधिक दबाव वाला बैलून, बैलास्ट आवरण, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम इसे अत्यधिक दबाव वाला बैलून, बिट, कहते हैं। ये गैस के आवरण के नीचे लटकाया जाता है और इसमें हवा, नाइट्रोजन या वास्तव में कोई भी उपयुक्त गैस बैलास्ट आवरण के लिए भरी जा सकती है, जिससे यह संतुलित और स्थिर रहता है। हम सिलेंडरों से हवा का उपयोग करते हैं। बैलास्ट आवरण गोलाकार आकार का होता है। हमारे प्रक्षेपणों में इसका व्यास 3 से 4 मीटर तक होता है और इसका मुख्य कार्य अपने अंदर अत्यधिक दबाव बनाए रखना है। ये कई दर्जन किलो पास्कल दबाव रखता है, जो कार्य अनुसार बदलता है। ये गोलाकार आवरण के क्रॉस सेक्शन पर, अर्थात 1 से लेकर लगभग 10 टन तक की फटने की ताकत को कुल मिलाकर वास्तव में सहन कर सकता है। इतना दबाव बनाए रखने की ज़रूरत क्यों है और बैलास्ट आवरण कैसे काम करता है? जब स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारा उड़ान शुरू करता है, बैलास्ट आवरण पूरी तरह नहीं भरा होता और उसका आकार थैला होता है। 20 घन मीटर की आवरण के अंदर
उदाहरण के लिए 4 घन मीटर हवा हो सकती है। जैसे ही गुब्बारा 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, ये 4 घन मीटर हवा फैल जाती है और पूरे आवरण के आकार तक फैल जाती है, यानी आवरण गोल हो जाता है। और इसी क्षण से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आवरण के अंदर की हवा के पास अब बाहर निकलने या और फैलने की कोई जगह नहीं होती। और जैसे जैसे और ऊंचाई पर चढ़ाई होती है, आर्किमिडीज का नियम तो सभी जानते हैं, सभी ने स्कूल में पढ़ा है, RGV। यहाँ पर आयतन स्थिर रहता है, G भी स्थिर रहता है, लेकिन बैलास्ट आवरण के बाहर हवा का घनत्व चढ़ाई के दौरान लगातार कम होता जाता है, वातावरण और अधिक विरल हो जाता है। इसीलिए वह उत्थान बल जो बैलास्ट आवरण पर कार्य करता है, कम होता जाता है। असल में चढ़ाई की प्रक्रिया में बैलास्ट आवरण भारी होता जाता है। इस तरह जो अतिरिक्त उत्थान बल हमारे पास पृथ्वी की सतह पर था, उसकी भरपाई हो जाती है। अगर हमारे पास 1 किलोग्राम अतिरिक्त उत्थान बल था, तो बैलास्ट आवरण ने अपने अतिरिक्त भार के रूप में -1 किलोग्राम उत्पन्न कर दिया। इस समय यंत्र अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। गैस आवरण ने अभी तक पूरा स्थान नहीं घेरा है, वह पूरी तरह भरी नहीं है। वह न तो फटी, न ही उसके साथ कुछ और हुआ, और इसके बाद हम उस स्तर पर उड़ते रहते हैं जिससे यह संतुलन निर्धारित करता है। दिन में थोड़ा ऊपर, क्योंकि तब गर्मी होती है, सूरज की किरणें गर्म करती हैं, जिससे उत्थान बल थोड़ा बढ़ जाता है, और रात में थोड़ा नीचे। इसके अनुसार वहन करने वाली गैस ठंडी हो जाती है और हम नीचे के स्तर पर जाते हैं। ये वह आवरण है जिसे कई टन, कभी कभी दर्जनों टन तक की खिंचाव ताकत सहनी होती है, और इसी कारण स्ट्रेटोस्टेट अपनी निर्धारित ऊंचाई पर नहीं जाता, फटता नहीं है और महीनों या वर्षों तक अपनी उड़ान जारी रख सकता है। यहाँ 2 आवरणीय योजना का उपयोग किया गया था। अंदर एक सीलबंद अस्त्र होता है जो ऐसे पदार्थ से बना होता है जो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन गैस को बाहर नहीं निकलने देता, और बाहर एक मजबूत कवर होता है जो भार को संभालने की क्षमता प्रदान करता है। बाहरी कवर के लिए हमने अत्यधिक टिकाऊ पॉलीअमाइड कपड़े, पॉलिएस्टर कपड़े का इस्तेमाल किया। इनका सक्रिय रूप से विभिन्न बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मजबूत संरचनाओं के विकास और निर्माण में उपयोग किया जाता है, और इनमें काफ़ी उच्च मजबूती के गुण होते हैं जो 5 सेंटीमीटर पर 3000 न्यूटन या उससे भी अधिक तक हो सकते हैं। इनकी कार्यक्षमता बहुत अच्छी रही। हमने जो भी आवरण पॉलीअमाइड और पॉलिएस्टर से बनाए, वे अपनी निर्धारित भार क्षमता को सहन करने में सक्षम रहे। केवल और केवल एक चीज़ जो हमने अपने अनुसंधान के दौरान बदली, वह मुख्य रूप से इन आवरणों की आंतरिक संरचना और स्वरूप ही थी, यानी बाहरी भार के बंधन बिंदु, वे स्थान जहां हमने अंदर का सीलबंद इनर डालना था, और वॉल्व के निकलने के बिंदु। ये वे सभी स्थान हैं जिन्हें हमने चिन्हित किया था। दरअसल अंदर का सीलबंद इनर ने वास्तव में हमसे सबसे ज़्यादा संसाधन लिए, यानी हमने लागत, फटने की ताकत और फाड़ने की ताकत के लिहाज से शायद दर्जन भर अलग अलग सामग्रियों का परीक्षण किया। आखिरकार हमें 2 ऐसे विकल्प मिले जो काम करते हैं और जिन्हें हम अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला विकल्प, जैसा कि पता चला, थर्मोपॉलीयूरेथेन कोटिंग वाला कपड़ा है, ऑनैक्सफोर्ड या टैफेटा। दूसरा विकल्प जो हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्प है, वह है मल्टी लेयर पॉलीएथिलीन। अंदर का सीलबंद इनर बाहरी खोल के मुकाबले कई बिंदुओं पर स्थित किया जाता है। ये बिंदु कहाँ स्थित होने चाहिए, ये एक जटिल समस्या है जिसे तय करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान सिलवटें बन जाती हैं। ये सिलवटें जब बाहरी खोल खींचती है, जो लगभग 10-20% तक होती है, तो ये सिलवटें खुल जाती हैं। इसी समय रिसाव हो सकता है। अगर रिसाव होता है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे की उड़ान के दौरान ऊंचाई में कमी आ रही है, और बेशक वे परीक्षण जो कम से कम 10-12 घंटे तक चलते हैं, ये कुछ ऐसा होता है जो रोमांच की सीमा पर होता है। लॉन्च के दौरान परीक्षण, ये 2 थोड़ी मुश्किल, लंबी, नींद रहित रातें होती हैं। 20 लोग जो 24 घंटे परीक्षण वस्तु के चारों ओर, खोल के चारों ओर दौड़ते रहते हैं। गैस, बैलास्ट, लॉन्च के लिए उपयोगी भार, वे तुरंत सामने आई किसी भी गलतियों या खुरदरापन को ठीक करते हैं। और बेशक जब आप उदाहरण के लिए रात भर गैस से भरी खोल को छोड़ते हैं, तो आप रात के 4 बजे बस हैंगर में वापस आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह फर्श पर न गिरी हो, कि कहीं कोई सिलाई खुल न गई हो। ये सिलाई नहीं है, ये सच में सिलाई नहीं है। अरे सिलाई है, हाँ ये सिलाई है। ठंड में इसने ऐसा व्यवहार किया
बिल्कुल ऐसा ही किया। ये बस अभी थोड़ा धीरे धीरे खुल रही है। और ये वाला सच में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संभवतः ये असफल फरवरी था। और यहाँ खुल रहा है। और तुम एक हफ्ते के भीतर सामग्री की खरीद, कटिंग, वेल्डिंग और फिर एक रात जो या तो सफलता के साथ ख़त्म हो सकती है या असफलता के साथ, बस यही। और तुम कभी नहीं जानते कि वह अंत कहाँ है। जब तुम निश्चित रूप से परिणाम तक पहुँच जाओगे, जब तुम्हारा दबाव दिन प्रतिदिन बिल्कुल भी नहीं बदलता और साथ ही वह दबाव तुम्हारे लिए आवश्यक स्तर का ही होता है। ये एक अत्यंत रोमांचक घटना है, खासकर जब पहली बार यह उपकरण इस बैलास्ट शेल के साथ आसमान में उठा और वहाँ ऊंचाई के ग्राफ पर तुम देखते हो कि हाँ, वह सही स्तर पर पहुँच गया है, सब कुछ बढ़िया है। इंजीनियरों के लिए शायद थोड़ा सा भोला होना भी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर हम कुछ साल पहले थोड़े भोले नहीं होते तो शायद हम उन जटिलताओं और समस्याओं की मात्रा से डर जाते जिनका सामना हमें इस कार्य को हल करते समय करना पड़ा। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया ताकि आखिरकार वही एक सबसे उपयुक्त और विशेष रूप से चुनी गई सामग्री मिल सके जो अब हमारे प्रक्षेपणों के साथ स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई पर उड़ रही है। पूरी तरह से रूस में स्वदेशी सामग्री से अपनी खुद की खोल तैयार की गई जिसकी क्षमता 2000 घन मीटर है। इसकी स्थैतिक, गतिशील और गैस पारगम्यता की जांच की गई, साथ ही उड़ान परीक्षण भी किए गए। इसने सफलतापूर्वक अपने सभी आंकड़े पूरी तरह से सिद्ध किए। बेशक इसमें कुछ रोमांच भी थे, लेकिन हमने इस काम के दौरान उन सभी को सफलतापूर्वक पार कर लिया। साथ ही एक अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण पेलोड भी विकसित किया गया जो पृथ्वी से कई 100 किलोमीटर की दूरी पर संचार सुनिश्चित करता है और बोर्ड पर निष्पादन उपकरणों के नियंत्रण की रिकॉर्डिंग भी करता है। इसलिए उपयोगी पेलोड के अलावा लंबी अवधि की उड़ान वाले स्ट्रेटोस्टैट्स में अक्सर प्रारंभिक खोलें भी होती हैं। यह एक लेटेक्स की खोल होती है जिसका आयतन कई घन मीटर होता है, जिसे हीलियम से भरा जाता है और यह गैस की मुख्य खोल यानी स्ट्रेटोस्टैट की मुख्य वहनशील खोल के ऊपर लटकाई जाती है ताकि विमान की ऊंचाई तक चढ़ाई के चरण में, यानी जब विमान धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, उस समय अधिक चढ़ाई गति प्राप्त की जा सके। इससे हम जल्दी से जल्दी उस वायु क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं जहां हम खतरा पैदा कर सकते हैं या अन्य वायु क्षेत्र उपयोगकर्ताओं के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर खोल फटती है। इसके बाद यान अपनी उठाने की शक्ति से निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचता है। 4 मुख्य तत्व होते हैं ऊपर से नीचे तक: स्टार्टिंग शेल, गैस शेल, अधिशेष दबाव वाला बैलून या बैलास्ट शेल और उपयोगी भार। लंबी उड़ान अवधि वाले स्ट्रेटोस्टैट्स किस तरह से रोचक हैं? ये ऐसे विशेष यान या गुब्बारे होते हैं जो कई दिनों तक लगातार उड़ सकते हैं। वे लगभग 15 से 30-40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां वायुगति की धारा में स्थिर रहते हैं और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए उपयोगी साबित होते हैं। यह धारा गर्मियों में उदाहरण के लिए 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ किलोमीटर प्रति घंटा या दर्जनों किलोमीटर प्रति घंटा की गति रखती है और यह सर्दियों में उत्तरी गोलार्ध में वैश्विक समताप मंडलीय भंवर के भीतर 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर सकती है। कह सकते हैं समताप मंडल यह एक स्थान है जहां कुछ हफ्तों तक भविष्यवाणी की जा सकती है। समय समय पर ये भंवर टूटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून जब इस ऊंचाई पर होता है तो एक भंवर से दूसरे भंवर की ओर प्रवास करता है। डिवाइस की ऊंचाई बदलकर एक धारा से दूसरी धारा में जाया जा सकता है और इस तरह डिवाइस की दिशा को आसानी से सुधारा जा सकता है या कुछ विशेष अक्षांशों पर डिवाइस को निर्धारित क्षेत्र में बनाए रखा जा सकता है। अगर हम डिवाइस को निर्धारित क्षेत्र में बनाए रखते हैं तो हम उस क्षेत्र के ऊपर एक सिग्नल रिट्रांसलेटर लटका सकते हैं और संचार की सुविधा दे सकते हैं। सेलुलर, विशेष संचार, मोबाइल संचार। हम उस क्षेत्र के ऊपर की ज़मीन की निगरानी भी कर सकते हैं और 20 किलोमीटर की ऊंचाई से हम क्षितिज तक देख सकते हैं। कई 100 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून एक दिशा में अपने दायरे में 500 किलोमीटर तक कवर कर सकता है।
यानी उसके नीचे एक विशाल क्षेत्र उसके दृष्टि क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक सिग्नल के रिट्रांसलेशन के माध्यम से संचार की सुविधा दी जा सकती है। यह तो बिना किसी विशेष स्थिति बनाए रखे भी वाकई में दिलचस्प है। उत्तरी गोलार्ध में रहते हुए अगर हम स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून का एक समूह लॉन्च करें, यह समूह 10 या कुछ दर्जन उपकरणों का हो सकता है, तो वे स्ट्रेटोस्फेरिक भंवर के भीतर होंगे जो 60-70 डिग्री अक्षांश पर स्थिर परिसंचरण करता है। अगर ये परिसंचरण उपकरण समान रूप से लगाए जाएं, तो हम कम से कम एक उपकरण के साथ लगातार संपर्क में रह सकते हैं और इन उपकरणों के बीच समूह के भीतर संपर्क सुनिश्चित करके हम ऐसे ही उपग्रहों के समूह बनाते हैं जो मोबाइल संचार, इंटरनेट, कुछ विशेष डेटा का प्रसारण या उदाहरण के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग के साथ बर्फ की स्थिति की निगरानी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ विशेष अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यधिक संचार प्रणालियों का भी उपयोग किया जाता है। स्ट्रेटोस्टैट्स और समताप मंडल को अक्सर ही रिजर्व लेयर के नाम से भी जाना जाता है। अगर उपग्रहों में कोई समस्या आती है या ज़मीनी अवसंरचना में कोई गड़बड़ी होती है, तो स्ट्रेटोस्टैट्स को तुरंत ही आवश्यक क्षेत्र और आवश्यक ऊंचाई पर भेजा जा सकता है और वे तुरंत ही संचार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जिससे उपग्रह समूह का बैकअप तैयार हो जाता है। यहाँ उपग्रहों के साथ कोई टकराव नहीं है। उपग्रह अपनी विशिष्ट जिम्मेदारी अपने निर्धारित समय और अपने बजट के अनुसार पूरी करते हैं, लेकिन एक और क्षेत्र भी है। कुछ और कार्य हैं जिन्हें स्ट्रेटोस्टैट्स पूरा करते हैं। उपग्रहों को उनके बाजार से हटाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक नया बाजार खुल रहा है, समताप मंडलीय यानों का बाजार। वहाँ हवा उधर से आ रही है। इस प्रकार हम अभी एक अपेक्षाकृत छोटे आकार के स्ट्रेटोस्टैट पर सभी प्रकार के संचालन, स्थिति निर्धारण, निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने और ऊंचाई बनाए रखने से जुड़े सवालों का अभ्यास कर रहे हैं। यह सब इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पहले सामान्य फिर नियंत्रित स्ट्रेटोस्टैट्स पर तैराकी, नेविगेशन में महारत हासिल कर सकें। फिर इंजन की मदद से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए स्ट्रेटोस्फेरिक डिरिजिबल्स पर तैरना, नेविगेट करना सीखना है। और इन सभी तकनीकों का उपयोग पृथ्वी के वायुमंडल में तैरने के लिए, साथ ही अन्य ग्रहों के अनुसंधान के लिए भी किया जा सकता है। ट्रांसमीटर को जमीन पर इधर उधर न घसीटें। आगे बढ़ रहे हैं। आप बस इसे अधिकतम खींच कर रखें, बस इतना ही। ऊंचाई 9 मीटर, वर्टिकल 3.8 मीटर। देखिए, लग रहा है हम किसी धुंध से गुजर रहे हैं। ये रहा B1। यहाँ देखिए 177 किलोमीटर दिख रहा है, यहाँ 170 है। असल में 170, 180 हमारे मान के करीब हैं। और ये वे ट्रैजेक्टरीज हैं जिन्हें हमें अभ्यास में लाना है। यहाँ कुछ विकल्प हैं, या तो ये विकल्प होगा या फिर ये